आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नगर पालिका अमले ने सिटी रोड पर हटाया अतिक्रमण, कब्जाधारी ने कार्रवाई को बताया अनुचित। नियम कायदों को ताक में रख हटाने पहुंचे अतिक्रमण, ग्रामीण पहुंचे SDM के पास। शिवसेना के नेता रमेश साहू की इंदौर में हुई हत्या के विरोध में नीमच शिवसेना ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और पबजी गेम से जान गंवा देने वाले 16 वर्षीय युवक के पिता बोले, मैं आज बहुत खुश हूँ। नीमच शहर के नीमच सिटी रोड पर आज नगर पालिका के अमले ने अतिक्रमण हटाया। नगर पालिका के CMO CP राय की मौजूदगी में नगर पालिका के अमले ने अवैध रूप से रखी गई गुमटी व अन्य अतिक्रमण को हटाया। दरअसल ये जमीन महिला बाल विकास के लिए आवंटित की गई थी, जिस पर पासी के कब्जाधारी ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा और बढ़ा लिया था। नगर पालिका के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही और पूरे अतिक्रमण हटाने की मुहिम को अंजाम दिया। उधर मामले पर कब्जाधारी का कहना है कि वे यहाँ पीढ़ियों से काबिज है और बिना नोटिस के नगर पालिका के अमले ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो कि अनुचित है। इस दौरान नगर पालिका अमले व कब्जाधारी के बीच नोकझोंक भी हुई। कार्रवाई के दौरान नीमच तहसीलदार अजय हिंगे और पिंकी साठे भी मौजूद रहे। उसके अलावा ये बाबा का झाल्ला था। क्या था? झाल्ला। सबको पता है, कलेक्टर, SB, DSB सबको पता है कि झाल्ले में पानी भरा रहता था। क्या? जिसमें भी है ना, इन लोगों ने मल्टी बना रहे हैं। यहाँ पे एक गुमटी रखी, वहाँ से लेके आए नगर पालिका से, मतलब किस्तों से वो लिया, लोन लिया, जब जाके तो ये गुमटी डाला। लोन के अलावा उसके अंदर लिख के भी दिया कि हाँ तुम यहाँ पे रख सकते हो गुमटी। फिर भी ये लोग हटा रहे हैं, देख लो, हटा के, और ये कह रहे कि मल्टी बनाएंगे और तुम कमाओ खाओ मत, तुम्हारी गुमटी घर में रखो। वो निर्णय होना है, उसके लिए 3,300 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि इनका पहले से ही वो घर है या सब कुछ है। पर ये जानने के बाद कि यहाँ पे योजना चल रही है, नया अतिक्रमण और कर लिया जल्दी करके, उसको हटाया जा रहा है और महिला बाल विकास को जगह दी जा रही है। गरुड़ क्षेत्र के अंतर्गत सुखा खेड़ी में शासकीय गोचर भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर फसल की बोवनी कर दी, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा अतिक्रमण हटवाने के लिए दूसरे पक्ष के खिलाफ SDM कार्यालय पहुंचकर 8 दिन पहले ज्ञापन दिया था। वहीं दूसरा पक्ष भी 3 दिन बाद अपने विपक्ष पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाने पहुंचा। आरोप प्रत्यारोप में SDM के आदेश के बाद भी बिना नियम प्रक्रिया पूरी करे श्यामगढ़ तहसीलदार RL मुनिया ने अतिक्रमणकर्ताओं को बिना नोटिस जारी, बिना दंडित करे एक टीम गठित कर बिना कानूनी कागजी कार्रवाई प्रक्रिया के अतिक्रमण हटाने टीम को मौके पर भेज दिया, जहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद बढ़ते विवाद को शांत करवाया जा सका। सूचना मिलने के बाद गरहुट SDM ने अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को वापस बुला लिया। अतिक्रमण के इस मामले में SDM द्वारा आदेश दिया गया था कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाए व पूरी रिपोर्ट पेश करे, जिसके बाद अतिक्रमण हटवाए की कार्रवाई की जाए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया को पूरी करे बिना ही श्यामगढ़ तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करवाकर गांव सुराखेड़ी में विवाद की स्थिति खड़ी करवा दी। ये मामला मेरे संज्ञान में है। हम जब यहाँ पर ज्वाइन हुए थे, उसके दूसरे दिन ही लोगों ने ज्ञापन दिया कि सुराखेड़ी में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है और चरनोई भूमि पर अतिक्रमण है। उस ज्ञापन के आते ही हमने तहसीलदार श्यामगढ़ को निर्देशित किया कि आप 248 में प्रकरण दर्ज करें, विधिवत उनको सुने और सुनवाई पश्चात बेदखली आदेश जारी करके यदि वो नहीं हटाता तो फिर शासन के खर्चे से उसको हटवा दें। इसके बाद तहसीलदार द्वारा मुझे बताया गया कि उन्होंने पहले ही प्रकरण दर्ज कर रखा है। तो हमने उन्हें कहा कि पहले ही प्रकरण दर्ज कर रखा तो एक ही प्रकरण में सारे लोग हैं या अलग अलग हैं। तो उनका कहना था कि सारे लोग एक ही प्रकरण में हैं। हमने कहा कि नहीं, कानूनी ये गलत है। हर व्यक्ति की अतिक्रमण रिपोर्ट अलग होना चाहिए, नोटिस अलग होना चाहिए, उसकी सुनवाई अलग होकर उस पर आदेश अलग होना चाहिए। इसके बाद दूसरे पक्ष ने फिर ज्ञापन दिया कि साहब हमारा अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों ने कहा है, पर जबकि उनका भी अतिक्रमण है। हमने तहसीलदार साहब को निर्देशित किया कि आप समान रूप से सभी लोगों का अतिक्रमण हटाने के लिए दल गठित करें कि वो लोग
हमारे पटवारी लोग वहाँ जाकर नपती करें, नपती करके किस व्यक्ति का कितना अतिक्रमण उस भूमि पर है उसकी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करें और आप प्रकरण दर्ज करके उसमें कार्रवाई करें। आज मुझे राजस्व निरीक्षक का फ़ोन आता है कि साहब यहाँ विवाद होने की संभावना है। मैंने कहा क्यों? उनका कहना था कि तहसीलदार साहब ने हमें अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा है। हमने कहा कि क्या उनको बेदखली आदेश जारी कर दिया गया है? बोले नहीं साहब, हमने तहसीलदार से बात करी। तहसीलदार शामगढ़ ने मुझे बताया कि उन्होंने आदेश करके दंड कर दिया परंतु बेदखली आदेश संबंधित को जारी नहीं किया। तो फिर हमने कहा कि ये कानूनी रूप से गलत होगा, आप नोटिस जारी करिए, बेदखली आदेश उनको 7 दिन 3 दिन जैसा भी आप उचित समझें वैसा बेदखली आदेश तामील कराएं और उसके बाद कोई कार्रवाई करें। कोई भी कार्रवाई होना चाहिए तो कानून के अनुसार होना चाहिए। भू राजस्व संहिता में धारा 248 में स्पष्ट प्रावधान है कि तहसीलदार को किस प्रकार से क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो तहसीलदार को हमने फिर सुराखेड़ी गांव वाले मेरे पास भी आए। उसी समय मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन करके बोला कि इनका ज्ञापन आया है, हम ज्ञापन भेज रहे हैं, आप इन पर विधिवत कार्रवाई करें। यदि अतिक्रमण रिपोर्ट आ चुकी हो तो उस पर कार्रवाई करें, नहीं आ चुकी हो तो पटवारी की टीम भेजकर अतिक्रमण रिपोर्ट मौके पर नपती करके बनवाएं। ये हमारा निर्देश था उन्हें। और ये भी निर्देश मेरा है क्लियर कट कि अतिक्रमण हटना चाहिए, चाहे ये उस पक्ष का हो या दूसरे पक्ष का हो, अतिक्रमण दोनों का हटना चाहिए। परंतु इसके पहले नपती करके अतिक्रमण रिपोर्ट पटवारी से उन्हें प्राप्त करना चाहिए तहसीलदार को और उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए, जिसका मैं उनको आदेश दे चुका हूँ। मैं सुराखेड़ी रहता हूँ। हमारे गांव में जो टीम आई थी, कौन सी टीम आई थी? वो अतिक्रमण हटवाने के लिए। तो कहाँ से आई थी? कहाँ से आई थी? शामगढ़ से। किसने भेजी थी? तहसीलदार साहब ने भेजी। और वहाँ आए थे जेसीबी की, बोला था जेसीबी लेके नहीं आए और ट्रैक्टर लेके आए थे, ठीक है। और एक पलटा लगाया उन्होंने मक्की उक्की में और सामने वाले ने उन पर दादागिरी करी, टीम वहाँ से चली गई। और गिरदार साहब ने कहा हमें कि हमें आदेश नहीं दिया, उन्होंने तहसीलदार साहब ने आदेश नहीं दिया अतिक्रमण हटाने के लिए, जबकि एसडीएम साहब ने 3 दिन पहले बोल दिया था उनको कि वहाँ से अतिक्रमण हटाओ, प्रक्रिया पूरी करके अतिक्रमण हटाओ। तो उन्होंने वहाँ बोला ही नहीं। तहसीलदार साहब ने जाने नहीं दिया, वो टीम भेज दी। क्या हुआ था फिर वहाँ? विवाद होने जैसी स्थिति हो गई थी। जो टीम कार्यकर्ता आए थे उनको इसमें पूरी गलती किसकी है? तहसीलदार साहब की। तहसीलदार साहब अगर उनको नोटिस दे देते या उनको आदेश दे देते तो ये ऐसा लफड़ा होता ही नहीं, आज अतिक्रमण हट जाता। गरुड़ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। बीते दिनों इंदौर में हुई शिवसेना नेता की हत्या के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। हत्या के मामले में जांच कराने की मांग रखी और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिक्र किया गया कि बीते दिनों इंदौर में शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी रमेश चंद्र साहू के घर में अज्ञात हमलावरों ने घुसकर तोड़फोड़ की थी। परिवार व बच्चों के साथ मारपीट भी की गई थी। रमेश चंद्र साहू को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में गुंडा ताकतें इस प्रकार हावी हो गई है कि आमजन का अपने ही परिवार और घर में रहना दुश्वार हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि रमेश चंद्र साहू के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर परिजनों को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा शिवसेना द्वारा उग्र आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी समस्त प्रशासन की होगी। मौके पर उज्जैन संभाग प्रमुख शिवम गुर्जर सहित कई शिव सैनिक मौजूद थे। संगठन और हिंदू नेताओं पर गोलियां जैसे पूर्व में भी हुआ है और अभी भी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिवसेना के रमेश जी साहू के घर में घुसकर उनको गोली मारी गई रात को 2 बजे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तो पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई कि यह हत्या किन कारणों से हुई है। तो हमारी यही मांग थी कि मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करें, नहीं तो हम संभागीय लेवल पे 2 या 3 दिन बाद हमारा हर एसपी कार्यालय के बाहर हर जिला प्रमुख और जिला पदाधिकारियों द्वारा धरना आंदोलन किया जाए। उसी संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में पिछले साल पबजी गेम से जान गंवा देने वाले 16 वर्षीय फुरकान के पिता हारून राशिद पबजी गेम बैन होने से बहुत खुश हैं। युवक के पिता व उनके परिवार ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारे घर का इकलौता बेटा तो इस पबजी गेम की वजह से दुनिया छोड़ चला गया, लेकिन इस तरह की गेम कोई भी युवा ना खेले ताकि किसी भी परिवार को अपना इकलौता बेटा ना खोना पड़े।
दरअसल नीमच जामा मस्जिद के समीप मुस्लिम समाज का एक 16 वर्षीय युवक पिछले साल लगातार पबजी गेम खेलने की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता व परिजनों ने इस पबजी गेम को बैन करने के लिए अपील की थी। पबजी गेम बंद होने के बाद मृतक के पिता परिजन बेहद खुश है, तो इसी के साथ उनकी आंखों में आज भी उनके घर का इकलौता बेटा खोने को लेकर दर्द दिखाई दे रहा है। सरकार ने जिस तरह से प्रतिबंध लगाया मेरे को बहुत खुशी हुई और सरकार ने हम लोगों की बात को सुना और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाने से अब किसी का बच्चे की जान नहीं जाएगी और इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मेरा बच्चा था जो कि 12वीं क्लास के अंदर सेंट्रल स्कूल के अंदर पढ़ता था, वो भी इसका शौकीन था और लगातार वो खेलता रहता था। 27 मई 2019 को एक वर्ष पहले उसकी पबजी खेलते हुए मौत हो गई थी। मैं जब से ही सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं और इससे मीडिया में सोशल मीडिया से इस तरह की मांगें उठ रही थी कि इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए और आज हमारी वो सरकार ने मांग सुनी और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। वाली युवा पीढ़ी के लिए मैं तो कहूँगा कि ये एक नसीहत थी और अब कोई ऐसा बच्चे इस तरह के गेम को नहीं खेले। ये बहुत नुकसानदेह गेम है और इस तरह से गेम को खेलकर अपनी ज़िंदगी को तबाह करना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई भी सरकार भी इस तरह के गेम नहीं चलाएं जिससे कि किसी के बच्चे को घर का तबाह होए। मेरे साथ तो बहुत बुरी बीती। मेरा एक ही लाडला बच्चा था, बस वो दिन आज तक के वो भुला नहीं सकता हूँ मैं, जो मेरे साथ में घटी है। उस घटना को कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकता मैं सरकार से मेरे को बहुत खुश हुई तब मेरे को तब बहुत खुश हुई तब मैंने सुना कि पबजी पर बैन लग चुका है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस गेम में बहुत ज़्यादा लोग बाग घुस चुके हैं और सोशल मीडिया पे मोबाइल आजकल आम बात हो गई। छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है और गेम खेलता है और ये पबजी आजकल आम बात हो गई। मतलब हर लड़का पबजी खेलता है पर मैं सब जैसे हमने हमारा भाई खोया है, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसा गेम ना खेलें जिससे अपनी जान दांव पे लगे। गेम को गेम की तरह ही खेलें, उसको रियली उसमें मत लें और उसमें मत लें ताकि और हमारे घर का बहुत ज़्यादा लाडला था और वो इस गेम एक तरह से उसकी एक लत लग चुकी थी इस गेम की। उसे वो हर टाइम यही गेम और अब उस टाइम छुट्टियां चल रही थी तो उस टाइम ज़्यादा ही गेम खेलता था। पबजी उसको और ज़्यादा उसका वो हो गया था तो हर टाइम पबजी खेलता रहता था। पर मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसा कोई भी सरकार से ऐसा कोई सा भी गेम ना जिससे कोई भी अपने घर का बच्चा या फिर अपना लाडला, जैसे कि हमारा एक ही भाई था, वो हमारे घर का सबका लाडला इकलौता था और वो इस गेम के अंदर चला गया। तो मैं सरकार से मतलब जब मेरा भाई चला गया तो मतलब मम्मी की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस गेम पे अच्छा है और रोक लगा जाए और ये बच्चे ना खेलें गेम। और ताकि अभी जो भारत सरकार ने इसको बैन किया आप इससे काफ़ी खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हुई बैन लग गया इस गेम। शहर के बीचों बीच मिडिल स्कूल के एक परिसर को प्रशासन की ओर से डे केयर के रूप में तैयार किया। वृद्धजनों के समय बिताने व मनोरंजन के लिए इंडोर गेम, पढ़ने के लिए पुस्तक, अखबार और योगा की व्यवस्था भी की गई। अब कई वृद्धजन इस डे केयर सेंटर पर पहुंच रहे हैं। टीवी देखने के साथ ही समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कैरम और शतरंज खेल का आनंद ले रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर जिला प्रशासन ने नीमच के बुजुर्गों को डे केयर सेंटर की सौगात दी थी। सामाजिक न्याय विभाग व नगरपालिका परिषद द्वारा इस डे केयर की शुरुआत की गई थी। समग्र अधिकारी सुनीता राय का कहना है कि अब वृद्धजन यहां समय व्यतीत करने के लिए समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। मनोरंजन के लिए केयर सेंटर पर मौजूद कैरम, शतरंज खेल का आनंद भी ले रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आगामी दिनों में डे केयर सेंटर पर और भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। डे केयर सेंटर शासन का 2014 का आदेश है कि डे केयर सेंटर स्थापित किया जाए और नगरपालिका उसको चलाए। मैंने बहुत प्रयास किया इसके संबंध में। मैं सांसद से भी मिला हूँ, सुधीर गुप्ता से, और पिछले 3
जो जिलाधीश थे उनसे भी मैं मिला हूँ, उन्होंने भी प्रयासरत किया है। अभी वर्तमान में जो राज्य जिलाधीश हैं उन्होंने इसमें पहल की है और सबसे बढ़िया पहल की है हमारे नगर पालिका की रीता मैडम ने। उन्होंने इसके पीछे पड़ के और इसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया। विधायक महोदय से मैंने कहा कि भैया इस कमरे के डेकोरेशन के लिए कुछ पैसे दे दो। बोले कि सर आप बताओ कितने पैसे। तो मैंने कहा 2.5 लाख। तो 2.5 लाख उन्होंने सेंक्शन कर दिया। तो 2.5 लाख से जहाँ हम बैठे हैं वहाँ इस रूम की स्थापना हुई है और बाकी काम नगर पालिका ने किया है। अब थोड़ी सी कमियां हैं, वो निरंतर नगर पालिका के माध्यम से धीरे धीरे शने मतलब तय हो जाएगी। उसमें मुख्य रूप से 2 बातें यहाँ पर कमी नज़र आती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है हम लोग, 62 से ऊपर है, कोई 80 से ऊपर है। मेरी उम्र 81 साल की है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर अभी मैडम आई हैं, तो मैंने इनसे अनुरोध किया है कि यहाँ पर सबसे पहले पेशाब घर बनवाया जाए ताकि महिलाएं भी आए तो वो भी यहाँ पेशाब घर उपयोग कर सके। या एक पेशाब घर बना हुआ है तो खुला है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर मिडिल स्कूल में मतलब ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल से कनेक्शन लेकर पानी की व्यवस्था की जा सकती है। तो सबसे पहले मतलब जो कमी मेरे को नज़र आ रही है वो बाथरूम की नज़र आ रही है। और दूसरा है क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको क्या चाहिए, उनको हेल्थ चाहिए। तो हेल्थ के लिए नगर पालिका से एक लेटर चला जाए, मतलब इसको अस्पताल में चला जाए और वहाँ से कोई डॉक्टर अगर एक दिन केवल दिन में 3 से 4 या 4 से 5 जो भी उस समय उनको मिले, या ड्यूटी के समय 4 से 5 समय मिले, वहाँ पर आकर अगर बीपी और डायबिटीज़ के लिए अगर वो कुछ निर्देश दे तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने क्या होगा कि लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे और डे केयर सेंटर आसान से अभी आप कैसा अनुभव कर पा रहे हैं यहाँ? जैसे बहुत अच्छा, यहाँ नगर पालिका 8-10 तरह के अखबार प्रोवाइड करा रही है। हमारे खेलने के लिए कैरम है, हमारे खेलने के लिए चेस है, हमारे देखने के लिए टीवी है। तो हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे इसमें व्यवस्थाएं बढ़ेगी। तो एक लंबी टेबल पर अखबार फिक्स किए जाएंगे ताकि लोग इधर उधर उसको फैलाएं और ये हो सके। और यदि अगर नगर पालिका 12 से 6 टाइम रखती है तो 6 बजे बाद योगा की क्लास भी यहाँ पर लगाने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। और मेरे कई स्टूडेंट जो योगा कराते हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि 1 घंटे दो तो 6 से 7 यहाँ पर योगा कराएंगे, तो उससे स्वास्थ्य निरंतर अच्छा रहेगा। मैं सोचता हूँ कि डे केयर सेंटर बहुत अच्छा बना है तो, और जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया उनको भी धन्यवाद। शुभारम्भ चूँकि आपको पता है 15 अगस्त को किया गया। अभी यहाँ पे व्यवस्थाएं के तौर पे एक कैरम की व्यवस्था है जहाँ पे कैरम खेल सकते हैं, शतरंज भी रखा हुआ है, शतरंज भी खेल सकते हैं। और यहाँ पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर की व्यवस्था भी की गई है। जो इंटरेस्टेड है पढ़ने के तो पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और यदि जैसे कोई है जिनको पढ़ना भी नहीं आता है तो वो टीवी भी देख सकते हैं, न्यूज़ पेपर देख सकते हैं, या कोई मनोरंजक प्रोग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है यहाँ योगा क्लासेस शुरू करने का और इन लोगों का रूटीन चेकअप करवाने का, ताकि रूटीन चेकअप हो वृद्धों का, शुगर का, बीपी, इन लोगों का रूटीन चेकअप हो। और इन लोगों को और भी कई सारे प्रोग्राम हैं जो अभी हमारे प्लान प्रोसेस में हैं, उनको प्लान कंप्लीट जैसे हो जाएगा तो उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। नीमच शहर के भारत माता चौराहे पर आज बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक एकत्रित हुए। यहां नारेबाजी करते हुए अभिभावकों ने बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिभावक ने हाथ में नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी जिन पर नो स्कूल नो फीस लिखा हुआ था। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण में नौकरी व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। अभिभावकों के आर्थिक हालात काफी दयनीय हैं। ऐसे में निजी विद्यालयों के द्वारा स्कूल की फीस देने के लिए बच्चों और अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। स्कूलों द्वारा लगातार मैसेज कर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ना तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई करवाई जा रही है, जबकि ट्यूशन फीस के नाम पर भी मोटी फीस की मांग की जा रही है।
अभिभावकों ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि जब तक स्कूल नहीं लगता है तब तक फीस नहीं ली जाए। इतना ही नहीं, अभिभावकों का कहना है कि शहर के कई छोटे छोटे आर्थिक रूप से कमजोर स्कूल में भी बच्चों की फीस माफ की है, जबकि बड़े बड़े और महंगे स्कूल जिनकी फीस हजारों लाखों में होती है वे माफ करने को तैयार नहीं है। इस संबंध में अभिभावकों का कहना है कि गांधी वाटिका में बैठक कर अभिभावकों का एक संगठन विधिवत रूप से तैयार किया जाएगा, जो इसके लिए आगे भी संघर्ष जारी रखेगा। स्कूल नहीं लगने के कारण से आज की तारीख में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से सभी पालकगण, अभिभावकगण स्कूल फीस भरने में सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से सभी परेशान हैं, दुकान का किराया नहीं भर पा रहे हैं, घर का किराया नहीं भर पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से घर पालन चल पा रहा है। कई स्कूलों ने आगे रह के भी स्कूल फीस को माफ़ किया है, लेकिन बड़े बड़े स्कूल जो हैं वो स्कूल की फीस वसूल करने के नए नए हथकंडे तैयार कर रहे हैं। एग्ज़ाम के नाम पे, टेस्ट के नाम पे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, नहीं तो आपको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस तरह के मैसेज ग्रुप में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। जब तक अभिभावकों के पास पैसा नहीं है, पैसा जमा कराएगा कहाँ से? जब तक था बाकायदा कराया, बिना किसी, अगर उन्होंने लेट फीस लगाई तो लेट फीस भी अभिभावकों ने जमा कराई है, लेकिन अभी अभिभावकों के पास पैसा नहीं है, पैसा जमा नहीं है तो फीस कहाँ से जमा कराएगा? इस ओर प्रशासन को, शासन को, इवन स्कूल्स को ध्यान देना चाहिए। बोल रहे हम ट्यूशन फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस ही इनकी स्कूल फीस के बराबर है। स्कूल को ही बताए कि ट्यूशन फीस और इनकी स्कूल फीस में कितना डिफरेंस है, 2000 5000 का। जब स्कूल फीस ही, ट्यूशन फीस ही जमा करा देंगे तो हम तो स्कूल फीस ही जमा करा देंगे पूरा, एहसान का। लेकिन अभिभावक सक्षम नहीं है स्कूल फीस जमा कराने के लिए, ट्यूशन फीस जमा कराने के लिए। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। किन लोगों ने, अभी आपने किन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? यार सभी अभिभावक हैं ना, कोई पर्टिकुलर एक स्कूल से नहीं है, सभी नीमच की आम जनता है, सभी स्कूलों से हैं, सारे अभिभावक परेशान हैं, सभी त्रस्त हैं। इसी त्रासदी में स्कूल संघ को ध्यान रखना चाहिए किस तरीके से अभिभावक समर्थन करें, उनको कैसे सपोर्ट करें। आपका नाम? कल संगठित होने के लिए और पूरा एक हमारा एक एसोसिएशन वैधानिक तरीके से हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल 10 बजे गांधी वाटिका में एक बड़ी संख्या में हमने एक आम जन को एकत्रित करने की कोशिश करी, और वहीं पे एक निर्धारित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक संगठन तैयार किया जाएगा, विधिवत रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। पिपलिया मंडी नगर में बीते कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देख नागरिकों ने स्वयं लॉकडाउन का फैसला किया है। नागरिकों का मानना है कि लॉकडाउन रखने व लोगों के बीच संपर्क टूटने से कोरोना की चेन टूटेगी। यहाँ लोगों ने शनिवार व रविवार को स्वैच्छिक लॉकडाउन रखा है। किसी भी नागरिक या समाजसेवी संगठन के बगैर आह्वान नागरिकों ने अपना अपना व्यापार व्यवसाय बंद रखा। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खुली भी रखी थी, मगर ये उनकी अपनी इच्छा है। जिस प्रकार से यहाँ नागरिकों ने शनिवार को लॉकडाउन किया है, उससे ये लग रहा है कि नागरिकों में संक्रमण के प्रति डर भी काबिज हो गया है। बात करें कोरोना के आंकड़ों की तो नगर सहित क्षेत्र के गांव बालागुड़ा, उमरिया, बुढ़ा आदि गांव सहित अब तक आंकड़ा 30 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों तक पहुंच चुका है। नगर में कोरोना से मौत की बातें भी सामने आ रही है। इस स्वैच्छिक लॉकडाउन की घोषणा सोशल मीडिया पर की गई थी, जिसके बाद शनिवार को इसका असर देखा गया। पिपलिया मंडी में कोरोना संक्रमण दिन ब दिन अपने पांव पसारता जा रहा है, जिसको देखते हुए सोशल मीडिया के जरिए शनिवार रविवार को 2 दिन का टोटल लॉकडाउन बुलाया गया था, जिसमें आज पहला दिन है और अच्छा खासा बंद का असर देखने को मिला है। लोगों ने स्वैच्छिक अवकाश को अपनाया है और अधिकांश लोगों ने स्वेच्छापूर्वक अवकाश में सहभागिता करते हुए कोरोना संक्रमण को मात देने में अपना योगदान दिया है। नगर में कोरोना के चलते 2 मौतें हो चुकी है, वहीं 15 से 17 लोग इस बीमारी से विभिन्न कोविड सेंटरों पर जूझ रहे हैं। इनमें से 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सावधानी नहीं बरती गई तो आगामी दिनों में नगर को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिले के कलेक्टर महोदय से मांग करता हूं कि अविलंब पूरे जिले के लिए 7 दिन का जनता कर्फ्यू लागू किया जाए, ताकि लोग अपनी जान और माल की रक्षा कर सके। जय। पिपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBC न्यूज। नमस्कार।